हेलो दोस्तों, मैं बीके सिंह स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनी क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के संपूर्ण भूगोल से बीपीएससी और बीपीएससी टीआरई के द्वारा अभी तक जो भी प्रश्न पूछा हुआ है उन सभी प्रश्नों को एक एक करके गोली के भी रफ्तार से धाए धाए देखेंगे लोग। और कोई नाटक नौटंकी नहीं होगा, ना कोई भी बकवास होगा, सिर्फ हम लोग प्रश्नों को देखेंगे लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो याद रखना है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो है वह क्षेत्रफल के क्रम भारत के 3 सबसे बड़ा राज्य है। देख सकते हैं, यह बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। देख सकते हैं, बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो याद रखना है 82.5 डिग्री पूर्व में भारतीय रेखा मानक को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 नंबर प्रश्न, ये भी देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ प्रश्न है। तो याद सबसे पहला प्रश्न है कि यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। याद रखना है, गोंडवाना लैंड का भाग था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि ग्रीनविच मध्य समय से भारतीय मानक समय कितना आगे रहता है। तो याद रखना है 5.5 घंटा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न कि भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो याद रखना है, बांग्लादेश के साथ भारत का अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है। तो याद रखना है, अल्मोड़ा जो है वह उत्तराखंड का ऐसा जिला है जो तिब्बत के सीमा से नहीं लगता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय एक दूसरे को काटता है। तो याद रखना है, बघेलखंड में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करता है। तो याद रखना है, यमुना नदी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि चुंबी घाटी स्थित है। देख सकते हैं दोस्तों, सभी के सभी प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है। ठीक है, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और कैंसिल जो एग्जाम हुआ था उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे लोग। ठीक है, यह मान के चलिए बीपीएससी के द्वारा भूगोल से एक भी प्रश्न इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे चुंबी घाटी स्थित है। तो याद रखना, चुंबी घाटी सिक्किम और तिब्बत के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है। तो याद रखना है, मालदीव को। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है। बताना है कि किसका नेपाल के साथ सामान्य सीमा है। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया। तो याद रखना है, अमरावती को। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगता है। तो याद रखना है, झारखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है। तो याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैला हुआ है। तो याद रखना है, 12 समुद्री मील। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है कि कन्याकुमारी डॉट डॉट में है। तो याद रखना, कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो याद रखना, भारत और चीन के बीच के जो सीमा रेखा है उसे हम लोग मैकमोहन कहते हैं लोग। ठीक है, और रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो भारत में कार्बोरेट द्वितीय सबसे बड़ी सुरंग है और भारत का कोलम सबसे बड़ा समुद्र तट है। यह बात दोनों गलत है। ठीक है, भारत में गुजरात में सबसे लंबा तट रेखा है, बिल्कुल सही है। और भारत में इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबा है। पहल का दूसरा का सही है, तीसरा का चौथा का गलत है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है। याद रखना, पहलगाम जो है वो लीदर नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से
भारत के निम्न जिलों में से कौन सा सबसे बड़ा है? तो याद रखना कच्छ जो है वो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती है। तो याद रखना उत्तर प्रदेश का। याद रखना 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह से घिरा हुआ है? तो याद रखना है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। याद रखना है कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी से गुजरता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि लामडिंग किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना है असम में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मलबार तट किसके बीच में स्थित है? याद रखना है मलबार तट जो है वो किसके बीच में है? तो गोवा और कन्याकुमारी के बीच में मलबार तट स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे किस राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती है। तो याद रखना है चीन के सीमा से नहीं मिलने वाला भारत के राज्य जो है जम्मू कश्मीर है और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि नहीं है, तो यहाँ पे सभी के सभी है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? याद रखना भारत की स्थल सीमा जो है वह 7 देशों से लगती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत अवस्थित है। याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? याद रखना है लक्षद्वीप में यहाँ पे देख सकते हैं लक्षद्वीप केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है और लक्षद्वीप प्रवालों से निर्मित है और यहाँ पे 36 द्वीप है। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। याद रखना है लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो याद रखना लक्षद्वीप टापू जो है वह दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है द्वीपों के समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि असम कुल मिलाकर कितने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो याद रखना है 7। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली है। तो याद रखना दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो याद रखना सबसे पहले यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तब हो जाएगा 4 नंबर पे बिहार। तो इसका राइट हो जाएगा 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसका संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। बताना है कि पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। तो याद रखना भारत और श्रीलंका के मध्य में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस राज्यों में से निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य नया राज्य बना है? याद रखना है तेलंगाना। तेलंगाना जो है 2014 में भारत का 29वां राज्य बना है और यह आंध्र प्रदेश से हटकर बना। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी राजधानी कर्क रेखा के पास नहीं है? तो याद रखना है पटना जो है वो कर्क रेखा के पास नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 पर्वतीय, पठारी और मैदानी क्षेत्र तथा प्रमुख धारा से जो भी बीपीएससी के द्वारा और बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहां पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? तो याद रखना नीलगिरी पहाड़ी है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी को कहते हैं? तो याद रखना K2। याद रखना भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन है? तो K2 है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 11 12 में पूछा हुआ है
कि भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो याद रखना महेंद्रगिरी। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है, याद रखना पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मलनार क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है, याद रखना है कर्नाटक के पठार से। नेक्स्ट उसके बाद है कि मगध और अंग का मैदान किसके हिस्से है, तो याद रखना है मध्य गंगा के मैदान का। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ऐतिहासिक दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, तो याद रखना इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भागों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, याद रखना है कमाऊ हिमालय। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है, याद रखना है बतूरा। बतूरा जो है हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बाल्टोरा हिमनद अवस्थित है, याद रखना बाल्टोरा कहाँ स्थित है, तो याद रखना है काराकोरम में। देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई में कैंसिल जो हुआ था उसमें पूछा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन भारत में नहीं है, तो याद रखना धौलागिरी जो है वो भारत में नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि नोकरेक चोटी स्थित है, बताना है कि नोकरेक चोटी जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो याद रखना है मेघालय में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पर्वत की चोटियों के समूह को ऊंचाई के घटते क्रम में नीचे दी गई निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो याद रखना इसमें से कोई सही नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है और कांचनजंगा भारत में है और मकालू नेपाल में है, धौलागिरी भी नेपाल में है, नंगा पर्वत भी भारत में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी भारत में, अकामेट जो है भारत में, और नामचा बोरोहुआ भी भारत में है, और ये गुरुला मंथादा ये भी नेपाल में है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, तो इसका पश्चिमी भाग मलवा का पठार है, बिल्कुल सही बात है। ये ढक्कन पठार का भाग है, ये भी सही है, या अरावली से घिरा, ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है हिमालय में कौन कौन से पेड़ लगाए जाते हैं, बताना है कि हिमालय में कौन कौन सा पेड़ लगाया जाता है, तो बलूत और बुरांश जो है वह हिमालय में लगाया जाने वाला पेड़ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कहाँ पे है, तो याद रखना है कनवार झील में। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो याद रखना है खो द्रीवा जो है राजस्थान में बिल्कुल सही है, लोटा पहाड़ झारखंड में है, और अग्नि गुंडला जो है आंध्र प्रदेश में है, लेकिन कन्यारी जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है, याद रखना है ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी सही सुमेलित नहीं है, तो याद रखना है नियमगिरी उड़ीसा में है, और खासी जो है मेघालय में है, और दूनागिरी उत्तराखंड में है, लेकिन टाइगर पहाड़ी जो है वो त्रिपुरा में नहीं है, पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि गंगा के मैदान को एक डॉट डॉट के रूप में वर्णित किया गया है, तो याद रखना है जियोसिन क्लाइन के रूप में। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है, तो याद रखना मध्य गंगा के मैदान में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं ढक्कन पहाड़ को विभाजित करता है, तो याद रखना विंध्याचल श्रेणी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि लिपू लेखदारा कहाँ स्थित है, बताना है कि लिपू लेखदारा जो है कहाँ पे स्थित है, तो उत्तराखंड में लिपू लेखदारा देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है, तो मिकिर जो है असम में बिल्कुल सही है, दूनागिरी उत्तराखंड में ये भी सही है, नीमागिरी उड़ीसा में ये भी सही है, लेकिन अबोर जो है झारखंड में नहीं है, याद रखना ये कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि डंक कराय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है,
तो याद रखना है डंकराय जो है वह कहाँ पे है, तो याद रखना पूर्वी मध्य भारत में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि मिकिर पहाड़िया किस राज्य में स्थित है। याद रखना मिकिर पहाड़िया जो है वो मेघालय में स्थित है। उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे 64 नंबर कि भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना कोरोमंडल तट। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। तो याद रखना पूर्वी पीर पंजाल को अटल टनल जो है पार करती है और इसका कुल लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो याद रखना केटू जो है वो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट उसके बाद है कि मरवार राजस्थान के डॉट डॉट भाग में है। तो याद रखना मरवार जो है राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जवाहर सुरंग का निर्माण निम्नलिखित में से किस दायरा के अंतर्गत किया गया है। तो याद रखना बनिहाल दायरा के अंतर्गत जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न है कि जवाहर सुरंग किसके नजदीक स्थित है। याद रखना जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दायरा के नजदीक है। नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न है कि ढक्कन ट्रेप पठार का गठन किस काल में हुआ था। याद रखना क्रीटेशियस काल में। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही का पहचान करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद ये निम्न निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ घाटियों के लिए जाना जाता है, ये बात गलत है। शिवालिक बाह्य हिमालय जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य भौगोलिक क्षेत्र का है। तो याद रखना है सिक्किम का। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। याद रखना महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश में नहीं है। ठीक है, यह उड़ीसा में है, बाकी यह सभी के सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां है। याद रखना कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन है। याद रखना कार्डेमम पहाड़ियां जो है वह कन्याकुमारी से सटी हुई है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। तो याद रखना गिरनार पहाड़ी जो है वहां पे चाय का बागान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा जिला धरवार भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो याद रखना रोहतास। उसके बाद यहाँ पे कि फूलों की घाटी स्थित है। तो याद रखना फूलों की घाटी कहाँ पे है, गढ़वाल हिमालय में फूलों का घाटी जो है स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि रोहतांग दारा किन दो घाटियों को जोड़ता है। याद रखना रोहतांग दारा जो है कुल्लू और स्पीति को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है। तो याद रखना 100 मीटर। याद रखना कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई जो है कितना है 100 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है। तो याद रखना इलायची पहाड़ियां जो है वो भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि थार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में विस्तृत है। तो याद रखना थार जो है राजस्थान में विस्तृत है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि छोटा नागपुर किस राज्य का भाग है। तो याद रखना छोटा नागपुर झारखंड का भाग्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फूलों की घाटी स्थित है। तो याद रखना फूलों की घाटी गढ़वाल हिमालय में स्थित है। और ये देखे थे रोहतांग दारा किन दो घाटियों को जोड़ता है। तो याद रखना कुल्लू और स्पीति को। नेक्स्ट है कि कोसी में कोसी मैदान का समुद्र तल से ऊंचाई जो है कितना है। तो याद रखना 100 मीटर। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम पर्वतमाला कौन है। तो याद रखना इलायची पहाड़ियां। नेक्स्ट है कि थार क्षेत्र का है राजस्थान में, छोटा नागपुर झारखंड में। उसके बाद यहाँ पे है कि हिमालय का
पर्वत पदीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? याद रखना है, तराई। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम है। याद रखना है, सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम जो है पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति कौन है? तो याद रखना, एक सर्वेक्षण के द्वारा हिमालय की उच्चतम चोटी का खोज किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में इनमें से कौन उम्र में प्राचीनतम है? याद रखना, अरावली जो है वो उम्र में सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है। याद रखना, मध्य गंगा के मैदान जो है वो भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय श्रृंखला के दो ढलानों पर दो असमान प्रकार के वनस्पति पाई जाती है? तो याद रखना है, अरावली में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि इलायची की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, इलायची की पहाड़ियां जो है वह केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ठीक है, K2। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। बताना है कि मेघालय पठार का कौन इसमें अंश नहीं है। तो याद रखना, भुवन पहाड़ियां जो है और मेघालय पठार का अंश नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह दारा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। याद रखना, नाथुला जो है वह सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित दारा है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। तो याद रखना, नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट जो है पश्चिमी घाट से मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो याद रखना, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट टोरडोट कहलाता है। याद रखना, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो याद रखना, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो याद रखना है, K2, ठीक है, गार्डविन आस्टिन को ही K2 बोलते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। याद रखना, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन है? तो याद रखना है, शिवालिक। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो याद रखना है, सोनोजोइक में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। तो याद रखना, सोनोजोइक महाकल्प में भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुआ। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिणी में भाबर क्षेत्र का उदाहरण है। तो याद रखना है, गिरिपाद की स्थिति का। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि भारत में निम्नलिखित पर्वतों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन है? तो याद रखना, हिमालय, विंध्य, सतपुरा और नीलगिरी, ठीक है, यह उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है। तो याद रखना है, अनाईमुडी में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है। तो याद रखना है, नामचा बराहवा, ठीक है, नामचा बराहवा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हिमालय पर्वत जिन समानांतर कोटियों में विभाजित होता है उनके नाम है। तो याद रखना, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है। बताना है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति से कौन संबंधित है? तो याद रखना, नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित भौतिक विभाजन है। तो याद रखना है, पर्वत पठार और मैदान। याद रखना, पर्वत पठार और मैदान। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर यहाँ पे 3, ठीक है, अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियां और प्रपात एवं झील से जो भी बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है कि लूनी नदी के विषय में असत्य कथन है।
ठीक है, बताना है कि लूनी नदी के बारे में कौन सा इसमें असत्य कथन है। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि लूनी नदी का उद्गम जो है अजमेर जिला के दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी का नाग पर्वत से है। ठीक है, और इसका कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। सरस्वती, जवाई, सुखरी, लीलरी और मिठरी नदियां लूनी की सहायक नदियां है। ठीक है, और इसका उद्गम स्थल जो है 5 से 11 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद कक्ष के रण में होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि नदी तथा उसकी सहायक नदियों के निम्न जोड़ों में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है। याद रखना, गोदावरी जो है मानस, यह गलत है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाता है। याद रखें, काली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच सीमा साझा करता है। देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 6 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने का योजना बनाया है। तो हुगली नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है। याद रखना, कारगिल जो है सुरु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कोसी मैदान का मध्य समुद्र तल का औसत ऊंचाई कितना है। तो याद रखना है 30 मीटर। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे गंडक नदी का दूसरा नाम है। याद रखना, गंडक नदी को हम लोग नारायणी के नाम से भी जानते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलता है। याद रखना है नगरी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल प्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जोग जो है शरावती बिल्कुल सही है, और कपिल धारा, कावेरी, ये भी सही है। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सभी के सभी गलत है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि लिखा पानी हिमनद भारत के किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में। लिखा पानी हिमनद कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल है। तो याद रखना पुष्कर घाटी है। याद रखना राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, पुष्कर घाटी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक में कहाँ स्थित है। तो याद रखना मैकाल श्रेणी में। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। याद रखना है 750 किलोमीटर। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बांग्लादेश में स्थित यमुना पादमा मेघना दाऊब की सागर तल से ऊंचाई कितना है। तो 20 से लेके 50 मीटर। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार है। तो याद रखना अध्यारोपित प्रवाह। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है। तो याद रखना कृष्णा गोदावरी जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद का कारण है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है। तो याद रखना है खारी झील जो है इसे उथली झील के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो याद रखना है मगध कहा जाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर उनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को हम लोग क्या कहते थे लोग। तो याद रखना है मगध कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अटांक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान के किस नदी से जुड़ा हुआ है। तो याद रखना काबुल नदी से। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पोंगोंग झील में है, बताना है कि पोंगोंग झील में है। याद रखना लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। बताना है कि अयोध्या जो है वह किस नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखना सरयू। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न ये मैच द फ्लोइंग दिया है। याद रखना यहाँ पे झील दिया है और राज्य दिया है। ठीक है, तो याद रखना लुनार झील महाराष्ट्र में है और जैसलमेर जो है राजस्थान में, पेरियार जो है
केरल में है और नागिन झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप हमारे बीके यूनी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे बीके यूनी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे 9777116789 पे मैसेज कीजिए, ठीक है। इसका आराम से आपको पीडीएफ दिया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठे पानी का झील है। याद रखना है मीठे पानी का इसमें से कौन सा झील है, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। बुलर और लोटक झील जो है मीठा पानी का झील है, ठीक है, यह और यह। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि दामोदर, कोयल और सुस्वर्ण रेखा नदियां किससे निकलती है, तो याद रखना छोटा नागपुर पठार से। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, बताना है कि कौन इसमें पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होता है। तो याद रखना है गंगवली, ठीक है, और नर्मदा, ठीक है, यह पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होता है, ठीक है, यह दोनों के दोनों पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है, तो याद रखना यमुना नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड से होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है, तो याद रखना अयोध्या जो है वह यमुना नदी के किनारे नहीं है, ठीक है। याद रखना यमुना गंगा नदी के सबसे सहायक नदी है, ठीक है, और इसके किनारे जो है दिल्ली, आगरा, मथुरा ये सब स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग है, तो याद रखना 11। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है, तो याद रखना ब्राह्मणी का। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत में चंद्र और भागा नदी किस क्षेत्र में बहती है, तो याद रखना लाहौल में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि खम्पात क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, बताना है कि खम्पात क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना गुजरात में। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे जास्कर और सहयोग किस नदी की सहायक नदियां है, तो याद रखना सिंधु की। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है गंगा सागर है, याद रखना गंगा सागर एक तीर्थ क्षेत्र है, ठीक है, याद रखना गंगा सागर एक तीर्थ क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है, तो याद रखना कुर्सेला में कोसी नदी जो है गंगा नदी में जाकर मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है, तो याद रखना साबरमती है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे वेनगंगा डॉट डॉट की सहायक नदी है, तो याद रखना वेनगंगा जो है गोदावरी का सहायक नदी है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे सरोवर दिया है और राज्य दिया है, ठीक है, तो याद रखना पुलकित सरोवर जो है वह आंध्र प्रदेश में है, और हरिके जो है पंजाब में है, और नल सरोवर गुजरात में है, और वेदनाथलंग जो है तमिलनाडु में है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि गंगा नदी घाटी का कौन सा उपनदी है, तो याद रखना है उत्तरी कोयल। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 151, ठीक है। तो प्रश्न है कि कौन सी नदी गुजरात की आस कहलाती है, बताना है कि किस नदी को गुजरात की आस कहा जाता है, तो याद रखना नर्मदा नदी को बिहार का आस कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है, तो याद रखना कौन सा नदी सर्वाधिक पुराना है, तो याद रखना इंडो ब्रह्मा नदी जो है वह सबसे पुराना नदी है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है, बताना है कि कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है, तो याद रखना 802 किलोमीटर कावेरी नदी के कुल लंबाई है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि किस नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है, बताना है कि किस नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात स्थित है, तो याद रखना है कावेरी नदी पे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि अमरकंटक का उद्गम स्थल है, तो बताना है कि अमरकंटक का उद्गम स्थान कहाँ है, तो याद रखना मैकाल श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक जो है वह क्या होता है
उद्गमित होने वाली नदियों में से सोन और नर्मदा जो है इसका प्रमुख नदी है। ठीक है, याद रखना सोन और नर्मदा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है। ठीक है, बताना है कि सोन नदी और नर्मदा कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सोन, नर्मदा, महानदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक में कहाँ है, तो याद रखना है मैकाल श्रेणी में। ठीक है, अभी बताए थे सोन, नर्मदा और महानदी जो है अमरकंटक से निकलता है और कहाँ से, मैकाल श्रेणी से। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण नदियों का कौन सा क्रम सही है। याद रखना गंगा, नर्मदा, महानदी और गोदावरी। ठीक है, याद रखना गंगा, नर्मदा, महानदी और गोदावरी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अफवाह तंत्र है। याद रखना है गंगा नदी तंत्र जो है भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अफवाह तंत्र है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो याद रखना वेन गंगा जो है वह गंगा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 161 नंबर प्रश्न कि पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी नदियों का पश्चिम से पूर्व दिशा में सही क्रम क्या है, तो याद रखना सोन, पुनपुन और फल्गु, सकरी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, तो याद रखना पुनपुन नदी जो है वो फतुहा के पास गंगा में मिलती है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे कि निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाता है, तो याद रखना देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो याद रखना है तेल नदी जो है महानदी का सहायक नदी है। ठीक है, जो ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखना तेल नदी महानदी का सहायक नदी है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो याद रखना है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और महानदी कृष्णा, कावेरी, यह सभी के सभी बंगाल के खाड़ी में गिरती है, लेकिन लूनी, नर्मदा और ताप्ती नहीं गिरता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि भारत में एयरलुग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, याद रखना ब्रह्मपुत्र के नाम से। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां है, तो याद रखना ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। उसके बाद 168 नंबर प्रश्न है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है, याद रखना ब्रह्मपुत्र की। मानस नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि गंगा नदी के किनारे बसे सबसे बड़ा शहर कौन है, तो याद रखना कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। और याद रखना कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे चमड़ा उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, याद रखना कोसी जो है वह सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो याद रखना नर्मदा नदी जो है वह भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है, तो याद रखना फ्रांस घाटी के क्षेत्र के साथ साथ। याद रखना नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है कहाँ, तो फ्रांस घाटी के क्षेत्र के साथ साथ है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां है, तो याद रखना है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन है, तो याद रखना है नर्मदा और ताप्ती जो है वह पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाला नदी है। ठीक है, याद रखना नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है, बताना है कि कौन इसमें भूमि बंधित नदी है, तो याद रखना लूनी जो है वह भूमि बंधित नदी है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, तो याद रखना ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, यह सभी के सभी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास यह सभी नदी है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे 176 नंबर प्रश्न है कि दामोदर नदी निकलती है, तो याद रखना छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी जो है वह निकलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि दंडकराय में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियां है, याद रखना है गोदावरी का। दंडकराय में इंद्रावती, सबरी
किसकी सहायक नदी है? तो याद रखना है गोदावरी नदी का। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में किसमें जुआरी नदी प्रवाहित होती है? याद रखना गोवा में जुआरी नदी प्रवाहित होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4, ठीक है, मानसून एवं वर्षा से बीपीएससी और बीपीएससी टीआरई में जो भी प्रश्न पूछा हुआ है उन सभी प्रश्नों को, या मान के चलिए बीपीएससी टीआरई हो चाहे बिहार के कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, इस वीडियो से एक भी बाहर भूगोल का प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9771116789, ठीक है, इस पे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप मैसेज, तो आराम से इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस प्रदेश में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है? याद रखना है लद्दाख प्रदेश में वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम होता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने का कारण है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए देखते हैं यहाँ पे कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा उत्तर पूर्व मानसून के कारण होता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन में दे दिया। याद रखना उत्तर पूर्व मानसून के कारण शीत ऋतु में मतलब ठंडा में तमिलनाडु में बारिश होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी या सामान्य तिथि क्या है? तो याद रखना 25 अक्टूबर को हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून का वापसी हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो याद रखना उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? सबसे पहले याद रखना है यहाँ पे दिया हुआ है गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र से, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं कि मध्य गंगा के मैदानी जलवायु कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार छोटा नागपुर के पठार शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे प्रश्न कि जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु क्षेत्र है। तो याद रखना एम प्रकार के जलवायु क्षेत्र पश्चिमी तट पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना मेघनो स्वर्त। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। तो याद रखना कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट पे सबसे अधिक शीत ऋतु होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक और समर्थक है। तो याद रखना एडमंड हेली जो है वो मानसून की उत्पत्ति के तापीय विचारधारा के समर्थक है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि डोडो तमिलनाडु की प्रमुख वर्षा ऋतु है। तो याद रखना अक्टूबर दिसंबर में तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलता है, ठीक है। और आपको पता है कि नवंबर दिसंबर से ठंडा चालू हो जाता है, मतलब शीत ऋतु चालू हो जाता है, और शीत ऋतु में ही सबसे अधिक बारिश तमिलनाडु में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु में विशेष रूप से बारिश होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन दिया है कि मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, यहाँ बहुत गर्मी होती है, और यहाँ पे दिया है यहाँ जल उपलब्ध नहीं है, और इस प्रकार की हवा शुष्क रहती है, ठीक है। डी में दिया है कि हवा किसी भी प्रकार की बाधा को पार नहीं कर पाता है, ठीक है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? बताना है कि उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रखना पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में वर्षा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो याद रखना पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 192 कि दंडकाराय में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? याद रखना दंडकाराय में सबसे अधिक वर्षा जो है ग्रीष्मकालीन चक्रवात के कारण होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि आम्र वर्षा क्या है? बताना है कि आम्र वर्षा क्या है,
ठीक है, तो दिया हुआ कि आम्रम वर्षा क्या है। तो ऑप्शन दिया है कि आमों की बौछार, पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार में जून में होने वाली वर्षा, और 4 नंबर दिया है बिहार में जुलाई अगस्त में होने वाला वर्षा। ठीक है, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ पे है आम्रम वर्षा जो है कर्नाटक और केरल में होने वाला पूर्वी मानसून का फुहार होता है। ठीक है, और ग्रीष्म के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती है, जो केरल के तटीय कर्नाटक में एक आम बात है। ठीक है, इसलिए इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोपिन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किसे प्रदर्शित किया जाता है। तो याद रखना CWG से। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उसकी जलवायु में विभिन्नता क्यों है। तो याद रखना उसके ऊंचाई में विभिन्नता के कारण जलवायु में विभिन्नता देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होता है। तो तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण है। तो याद रखना अस्थल तथा समुद्र के विभेदित तापमान के कारण। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देख सकते हैं मानसून वर्षा की जलवायु को निर्धारित करता है। भारत के ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन में प्रमुख कारक जो है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम और भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब अभिसरण क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर खिसकने को माना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण है। बताना है कि भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण क्या है। तो याद रखना है सूखा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने से लगभग। तो याद रखना है 5 जून को। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे वन क्षेत्र से बीपीएससी और बीपीएससी टीआरई में जो भी प्रश्न पूछा हुआ है उन सभी प्रश्नों को। ठीक है, तो देख सकते हैं पहला भी प्रश्न टीआरई में पूछा हुआ है। तो सबसे पहला है कि गंगा डेल्टा के शाहबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना है सुंदरवन कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं। देख सकते हैं ये भी प्रश्न 1 to 5 में टीआरई में पूछा हुआ है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सागवान के जंगल देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है ये भी बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा हुआ है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है। तो याद रखना कर्नाटक में, केरल में, हिमाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है ये भी बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा हुआ है कि भारत में 1992 में राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का क्षेत्र कितना है। तो याद रखना है 33%। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है। ये भी बीपीएससी टीआरई के द्वारा पूछा हुआ है। तो याद रखना घने लंबे वृक्ष होते हैं, पौधे के जड़ पानी के अंदर डूबा होता है, भी सही है। दलदल कीचड़ और खारा तटीय जल आदर्श आवास होता है, भी सही है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाया जाता है। तो याद रखना उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियां और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन हैं। तो याद रखना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश में 25.14 है और नागालैंड में 73.9। ठीक है, वन का विस्तार है और 75% से अधिक नहीं है। ठीक है, जबकि मिजोरम में 84.53 और मेघालय में 76% है। ठीक है, और सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक वन वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है और मिजोरम है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है प्रतिशत
अधिकतम वन क्षेत्र है, बताना है कि किसमें अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है। याद रखना मिजोरम में, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश कहेगा तो लद्दाख। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है, बात गलत है, मिजोरम होगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं पूछा है। मेग्रो वन क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत वाला पश्चिम बंगाल है, बिल्कुल सही है। मूंगा चट्टानों से आवृत सर्वाधिक क्षेत्र अंडमान निकोबार, ये भी सही है। और नम भूमि सर्वाधिक क्षेत्र गुजरात में है, ये भी सही है। हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गलत पूछा है तो गलत ऑप्शन ए होगा, ठीक है। सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन क्षेत्र मिजोरम होगा, जबकि यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। बताना है कि साल के वनों का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे पाया जाता है। तो नीलगिरी पहाड़ी में साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र कितना है। तो याद रखना है 0. यहाँ पे देख सकते हैं भारत में प्रति व्यक्ति वन उपलब्धता जो है 0.08 हेक्टेयर है, जबकि विश्व में 0.64 है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है, यहाँ पे नीचे देखेंगे लोग कि इधर वन के प्रकार दिया है और उधर प्रदेश दिया है, ठीक है। याद रखना उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ, शिलोंग पठार सह्याद्री में पाया जाता है। और मानसूनी वन जो है छोटा नागपुर पठार शिवालिक में है। और शीतोष्ण वन जो है पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय नीलगिरी में है। और कक्ष जो है वो पश्चिम बंगाल तराई में है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र कितना है। याद रखना है 21.7% भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। याद रखना पूर्वी घाट में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सुंदरवन क्षेत्र में है। याद रखना है सघन मैंग्रोव वन। याद रखना सुंदरवन क्षेत्र में सघन मैंग्रोव वन है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं से जो भी बीपीएससी टीआरई और बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। पहला ही प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3.0 में री एग्जाम 1 to 5 में पूछा हुआ है। तो पहला प्रश्न है कि ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है। तो याद रखना है धुआंरे। धुआंरे जो है ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम प्रतीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि बाढ़ को रोकने के लिए उत्तम विधि है, ठीक है। तो ये भी बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है कि बाढ़ को रोकने के लिए उत्तम विधि क्या है। तो याद रखना है वन रोपण, ठीक है। वन रोपण से बाढ़ को बहुत अच्छी तरह से रोक सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। भूकंप के दिया है यहाँ पे कि पी तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। पी तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है, सही है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थान को अभिकेंद्रण कहते हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बाढ़ को रोकने की सबसे उत्तम विधि है। तो अभी बताए थे बाढ़ को रोकने की सबसे उत्तम विधि जो है वन रोपण है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है कि कांगड़ा भूकंप कब आया था। तो याद रखना 1905 में, ठीक है। 1905 में आया था। और कोयना भूकंप 1967 में। और लातूर भूकंप आया था 1993 में। शिलोंग भूकंप 1897 में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जून 2013 की आपदा में कौन सी घाटी गहन रूप से प्रभावित हुई थी। तो याद रखना मंदाकिनी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बादल फटना निम्नलिखित में से किस प्रदेश में होता है। तो याद रखना है हिमालय प्रदेश में बादल फटना जो है आम बात होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्राकृतिक आपदा दिया है और प्रदेश दिया है। तो याद रखना बाढ़ जो है सबसे अधिक उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में होता है। भूकंप जो है हिमालय का गिरिपात क्षेत्र में होता है। सूखा जो है मध्य पूर्वी भारत में होता है। और चक्रवात जो है झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में
आता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 7, चट्टान और सेल और मिट्टी से बीपीएससी और बीपीएससी टीआरई में जो भी प्रश्न पूछा हुआ है उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला ही प्रश्न है कि विंध्यन क्रम की चट्टान समूह में सम्मिलित नहीं है। तो याद रखना है फ्लैग स्टोन जो है विंध्यन क्रम की चट्टान समूह में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य मृदा नहीं है। बताना है कि इसमें से किस में भारतीय राज्य की तराई मृदा नहीं पाया जाता है। तो याद रखना है पंजाब में। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 230 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित क्षेत्र और राज्यों के जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो याद रखना है वायनाड जो है केरल में है, ये बिल्कुल सही है। और मलनाड ये भी कर्नाटक में है और विदर्भ महाराष्ट्र में है, लेकिन दंडकाय मध्य प्रदेश दिया हुआ है, यह गलत है। ठीक है, ये याद रखना भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ठीक है, इसका विस्तार जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिट्टी का पलवार करना संबंधित है। ठीक है, तो याद रखना मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए। ठीक है, मिट्टी का पलवार करना जो है मिट्टी के नमी को बनाए रखने से संबंधित होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो याद रखना अवरक कोडरमा में पाया जाता है, यह बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि जब मिट्टी अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधा नहीं होता है तो मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए। तो याद रखना कार्बनिक पदार्थ को मिलाया जाना चाहिए। देख सकते हो बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बर्डिंड का मैदान स्थित है। तो याद रखना कोसी महानंदा और संकोश नदी के मध्य में। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो क से करेवा और क से केसर। ठीक है, याद रखना करेवा जो है केसर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये इसका खेती कहाँ पे किया जाता है। तो याद रखना जम्मू कश्मीर में किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि लेटेराइट मिट्टी अधिकतर पाई जाती है। तो याद रखना कर्नाटक में लेटेराइट मिट्टी जो है सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि भारत के किस राज्य में काली मिट्टी बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। तो याद रखना क से काली मिट्टी और क से कपास। ठीक है, काली मिट्टी में कपास का खेती सबसे अधिक होता है और यह महाराष्ट्र में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। याद रखना उत्तर प्रदेश में क्षारीय मिट्टी सबसे अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि करेवा मृत्तिका को जाफरान केसर की एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोग में पाया जाता है। तो याद रखना कश्मीरी हिमालय में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है। याद रखना जलोढ़ मिट्टी जो है वह नदियों के द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डुमटी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। तो याद रखना डुमटी मिट्टी जिसको लुम मिट्टी बोलते हैं, इसमें सभी प्रकार के कण जो है वह देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है पौधा को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। तो याद रखना चिकनी मिट्टी में पौधा को सबसे अधिक मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। तो याद रखना चिकनी मिट्टी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा है। बताना है कि रेगुड़ मिट्टी जो है वह सबसे अधिक कहाँ पे है। तो याद रखना महाराष्ट्र में रेगुड़ मिट्टी जो है सबसे अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाता है। याद रखना है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है गंगा की जलोढ़ मिट्टी की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना है। तो याद रखना 6000 मीटर तक नीचे है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो याद रखना अभी बताए थे क से काली मिट्टी और क से कपास। तो याद रखना काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जो सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाया जाता है। उसके बाद गुजरात, राजस्थान और तब आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि धूसर और भूरी जमीन अधिकतम कहाँ पे पाई जाती है। याद रखना धूसर और भूरी जो है राजस्थान और गुजरात में सबसे अधिकतम पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे सिंचाई और नदी घाटी परियोजना से जो भी बीपीएससी और बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ प्रश्न है
उन सभी प्रश्नों को देखेंगे लोग। तो सबसे पहले याद रखना है कि नीरा नहर किस राज्य में स्थित है। याद रखना, नीरा नहर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो याद रखना, भारत में पानी का सबसे अधिक उपयोग जो है वह सिंचाई के लिए किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। याद रखना, भारत की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है। ये भी बीपीएससी तैयारी के द्वारा देखिए कितना बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। ठीक है, तो याद रखना, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वह बिहार के सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई और जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। तो याद रखना, भारत और नेपाल के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। तो याद रखना, हीराकुंड, दुधवा और घुमरापद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, हीराकुंड बांध पर, दुधवा बांध और महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सी भारत के सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है। तो याद रखना, सिमहाद्री और विशाखापट्टनम भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। याद रखना, सरदार सरोवर बांध जो है वह नर्मदा नदी पे स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, सतलज जो है गुरु गोविंद सागर बांध जो है सतलज नदी पे है, और कृष्ण राज सागर कावेरी नदी पे है, और गांधी सागर चंबल पे है, नागार्जुन सागर कृष्णा पे है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पट्टी सीमा परियोजना किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है। तो याद रखना, कृष्णा और गोदावरी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वंशधारा जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है। बताना है कि वंशधारा जल। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 260 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, बताना है कि हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया है। तो याद रखना, महानदी पे हीराकुंड बांध जो है बनाया गया है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय बहुचरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना डॉट डॉट कलेश्वर कहाँ स्थित है। तो याद रखना है, तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना है, राजस्थान में। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा वे मेल है। बताना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा जो है वह वे मेल है। तो याद रखना, कोयना परियोजना जो है वह केरल में नहीं है। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं इन सभी को। तो सबसे पहले याद रखना कि कोयना परियोजना जो है केरल में नहीं है, यह महाराष्ट्र में है। और तावा परियोजना कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और रिहिंद परियोजना कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और काकरा पार्क परियोजना कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन गलत दिया हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पे बनाया गया है। तो याद रखना, चंबल नदी पे राणा प्रताप सागर बांध जो है बनाया गया है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो भागा नांगल बांध जो है सतलज नदी पे बिल्कुल सही बात है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे भी सही है। हीराकुंड बांध महानदी पे भी सही है। नागार्जुन सागर बांध जो है वह गोदावरी पे नहीं है। ठीक है, याद रखना, यह कृष्णा नदी पे है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भागड़ा बांध किस नदी पर स्थित है। तो याद रखना, सतलज नदी पे है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। तो याद रखना, जोग जलप्रपात जो है वह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है। तो याद रखना है, स्वामी रामतीर्थ सागर। याद रखना, टिहरी बांध परियोजना का से निर्मित जलाशय का नाम क्या है, तो स्वामी रामतीर्थ सागर है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सैलिम रिजवायर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना है, गोवा में। याद रखना है, सैलोलिम रिज
रिजर्व जो है कहाँ है, गोवा में है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है। तो याद रखना पोंग जल विद्युत परियोजना जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि किस राज्य में स्थित है। याद रखना तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि जो है वह तमिलनाडु में देखने को मिलता है, और यहाँ पे बरसात जाड़ा के दिन में भी यहाँ पे बारिश होता है। नेक्स्ट प्रश्न है त्रिवेणी नहर किस नदी पे निर्मित है। तो याद रखना त्रिवेणी नहर जो है वह किस नदी पे निर्मित है, तो याद रखना है गंडक नदी पे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किसके द्वारा बिहार क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो याद रखना त्रिवेणी नहर के द्वारा बिहार में सिंचाई किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पे स्थित है। तो याद रखना नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है वह कृष्णा नदी पे स्थित है। उसके बाद याद रखना बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो याद रखना गंडक परियोजना। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि भारत की सिंचाई क्षमता 47.78% पूरा होता है। तो याद रखना लघु एवं बृहद परियोजना से भारत की सिंचाई क्षमता जो है 47.78% होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मैथन वेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पे बनाया गया है। तो याद रखना बराकर नदी पे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। याद रखना त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सारण सिंचाई नहर निकलती है। बताना है कि सारण सिंचाई नहर जो है कहाँ से निकलती है। तो याद रखना गंडक से सारण सिंचाई नहर निकलती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई। तो याद रखना दामोदर घाटी निगम जो है वह 1948 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। तो याद रखना हरियाणा पंजाब और राजस्थान के। याद रखना भाखड़ा नांगल परियोजना हरियाणा पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों का सही क्रम क्या है। तो याद रखना पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है हम लोग देखेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से जो भी बीपीएससी या बीपीएससी टीआरई या बिहार के किसी भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि सोनहठ कोयला खान किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना सोनहठ कोयला खान कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार के कोयला में अधिकतम कार्बन तत्व होता है। तो याद रखना सबसे अधिक कार्बन तत्व जो है एंथ्रासाइड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि केगा परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थित है। बताना है कि केगा परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ पे स्थित है। तो याद रखना है कर्नाटक में। क से केगा और क से कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक में केगा परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत के प्रमुख कोयला निक्षेप किस क्रम में पाए जाते हैं। बताना है कि भारत के प्रमुख कोयला निक्षेप जो है किस क्रम में पाया जाता है। तो याद रखना है गोंडवाना क्रम में। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि झारखंड का घाट शिला जो है किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 6 to 8 री एग्जाम में पूछा हुआ है। तो याद रखना है झारखंड का घाट शिला जो है और किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना है तांबा के लिए। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है। देख सकते हैं ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3.06 to 8 री एग्जाम में पूछा हुआ है। तो याद रखना मैग्नीज का उपयोग जो है कहाँ पे किया जाता है। तो याद रखना है मैग्नीज जो है बहुत भंगुर धातु होता है और शुद्ध के रूप में इसका बहुत उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, शुद्धता के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसका उपयोग जो है स्टील जैसे मिश्र धातुओं को बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पे पाई जाती है। तो याद रखना है खम्पात की खाड़ी में। ये भी बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा ये 1 नंबर में हो जाएगा यह
मतलब 3 नंबर आंसर हो जाएगा, 2 3 4 1। सबसे पहले ये हो जाएगा, उसके बाद 2 नंबर पे ये हो जाएगा, और 3 नंबर पे ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 नंबर पे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था। तो बताना है आपको कहाँ पे प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है चालू किया गया था। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, याद रखना है असम के जोरहाट पंप स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर पे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, सभी के सभी सही है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे कि राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर किस खनिज का 80% से अधिक उत्पादन करता है। तो याद रखना है जिप्सम का। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयला के भंडार से समृद्ध है। तो याद रखना है महानदी की घाटी, दामोदर की घाटी और सोन नदी की घाटी। तो इसका राइट आंसर रहेगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है पाना डॉट डॉट के खनन के लिए मशहूर है। याद रखना पाना जो है किसके खनन के लिए मशहूर है। तो याद रखना हीरा के खनन के लिए पाना जो है बहुत ही मशहूर है, और यह मध्य प्रदेश का एक जिला है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है। तो याद रखना लिग्नाइट का खनन जो है वह नवेली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई। बताना है कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ पे खोदी गई। तो याद रखना है रानीगंज में। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में आगे है। बताना है कि भारत का कौन सा राज्य जो है थोरियम उत्पादन में आगे है। तो याद रखना है केरल में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखना है जावर जो है वो तांबा के लिए नहीं उत्पादन यहाँ पे होता है, हजारीबाग जो है अवरक के लिए है, और हट्टी सोना और जादूगोरा यूरेनियम। ठीक है, और जावर जो है चास्ता व सीसा के लिए है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया का सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है। तो याद रखना लौह अयस्क खनन। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तृत है, इसका किसका खनिज है। तो याद रखना है टाइटेनियम का। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है भूमिगत कोयला का दहन किस राज्य में होता है। बताना है कि भूमिगत कोयला का दहन जो है किस राज्य में होता है। तो याद रखना झारखंड में भूमिगत कोयला का दहन होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। तो याद रखना राजस्थान में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरेनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। तो याद रखना बॉक्साइट जो है यूरेनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है। तो याद रखना है इल्मेनाइट जो है भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो याद रखना जीवाश्म ईंधन जो है वह नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 307 नंबर प्रश्न कि किस पर्वतीय स्टेशन हिल स्टेशन की भारत में 1897 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ किया गया था। तो याद रखना है दार्जिलिंग में। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन सा शहर असम के तेलिए शहर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना डिगबोई जो है इसे असम के तेलिए शहर के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो याद रखना है भारत का उड़ीसा जो है वह लौह अयस्क के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो याद रखना है भारत के मध्य प्रदेश राज्य जो है वह तांबा उत्पादन के लिए बहुत ही मतलब आगे है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश तांबा का उत्पादन में आगे नहीं है। ठीक है, तो याद रखना कर्नाटक। कर्नाटक जो है तांबा का अग्रणी उत्पादक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना राजस्थान के खेतरी खदान जो है वह तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि निम्न राज्यों में से कौन भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो याद रखना है राजस्थान। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है खनिज और जिला के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है। तो याद रखना है जाइम एस्टम कैमूर में है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि डॉट डॉट ने सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया है। तो याद रखना है तमिलनाडु ने सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में आगे है। तो जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से आपको बताना है कि किसके कौन सा खनिज के उत्पादन में भारत जो है विश्व में सबसे आगे है। ठीक है, तो याद रखना है अवरक में चीन 1 नंबर पे, 2 नंबर पे मेडागास्कर है और 3 नंबर पे अमेरिका है। तांबा जो है तांबा उत्पादन में चिली 1 नंबर पे है, पेरू 2 नंबर पे, चीन 3 नंबर पे। जिप्सम में अमेरिका 1 नंबर पे, चीन 2 नंबर पे, ईरान 3 नंबर पे। और लॉ एस्को में ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पे, चीन 2 नंबर पे, ब्राजील 3 नंबर पे। तो भारत कोई नहीं है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुमालपले खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है यह कहाँ पे स्थित है। तो याद रखना है आंध्र प्रदेश में। याद रखना है तुमालपले खदान जो है दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, यह आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है कोयला भंडार जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे है, क्रेमियम से प्रेम क्रम में है। और पेट्रोलियम का भंडार यूसिन से मायोसिन क्रम है। और स्वर्ण भंडार है धरवार क्रम का। और हीरा का भंडार विंध्यन क्रम का है। नेक्स्ट प्रश्न भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। तो याद रखना भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन है, गुजरात है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा धातु कहाँ पे उत्पादन किया जाता है। तो याद रखना टंगस्टन कर्नाटक हो जाएगा, और डायमंड मध्य प्रदेश, सिल्वर राजस्थान और प्लेटिनियम उड़ीसा। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अयस्कों में से वेलाडीला में किसका खनन होता है। तो याद रखना लौह अयस्कों में वेलाडीला में किसका खनन किया जाता है, तो हेमाटाइट का। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में कोयला किस भौमकीय शैल समूह में पाया जाता है। तो याद रखना है गोंडवाना में। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र जो है कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और रावतभाटा परमाणु शक्ति केंद्र राजस्थान में है। और काकड़ा पर परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात में है। और कैगा जो है कर्नाटक में है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन है। तो याद रखना है कोयली जो है वह भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी ज्वारीय शक्ति परियोजना है। बताना है कि कौन इसमें ज्वारीय शक्ति परियोजना है। तो याद रखना है भावनगर जो है वह ज्वारीय शक्ति परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस क्षेत्र में कोयला का स्टोर हाउस कहा जाता है। बताना है कि भारत में किस क्षेत्र को कोयला का स्टोर हाउस कहा जाता है। तो झरिया जो है इसे कोयला का स्टोर हाउस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लगभग 90% से अधिक विटमिनस कोयला का भंडार पाया जाता है। ठीक है, और यह दामोदर घाटी के झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लाख सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो याद रखना लाख का उत्पादन सबसे अधिक बिहार में होता है। ठीक है, और ये प्रश्न VVI है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम आणविक ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ था। तो याद रखना इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, तारापुर में 1969 में किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि रानीगंज किसके लिए जाना जाता है। तो याद रखना है रानीगंज जो है वह कोयला निक्षेप के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है पाना हीरा के खान अवस्थित है। याद रखना है मध्य प्रदेश में पाना जो है हीरा का खनन है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। याद रखना मुंबई हाई जो है वह भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वेलाडीला खान किस राज्य में है। बताना है कि वेलाडीला खान जो है किस राज्य में है। तो याद रखना छत्तीसगढ़ में वेलाडीला खान स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस नदी बेसन में सबसे अधिक
खनिज पाया जाता है? तो याद रखना दामोदर नदी बेसिन में सबसे अधिक खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है कैमूर पठार जो है वह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो याद रखना है 12%। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो याद रखना भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पे है? तो डिगबोई असम में भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में कोयला की खान स्थित है? तो याद रखना झारखंड में कोयला का खान जो है झरिया में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो याद रखना झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं? तो याद रखना शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? तो याद रखना भारत में सबसे पहले तेल ऊर्जा संकट जो है 1970 में तेल का संकट हुआ था और ऊर्जा का 1980 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की 1.5% पूर्ति कोयला से किया जाता है? तो याद रखना 67% कोयला से पूर्ति किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन करता है? तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है और राजस्थान का स्थान 1 नंबर और 2 नंबर पे है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है, उसके बाद राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोक्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना भारत में ऊर्जा का उपयोग करने वाला प्रमुख राज्य मतलब देश है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? तो याद रखना क्षेत्रीय, कोलार और कुदेरमुख झरिया। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन है? तो याद रखना झारखंड के लौह अयस्क उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन है? तो सिंहभूमि है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो याद रखना है कोयला जो है बिहार में मिलता है और लौह भी है बिहार में मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। बताना है कि कोरबा कोयला जो है कहाँ पे स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में कोरबा कोयला स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोयला उत्पादन में राज्यवार घटनाक्रम है? याद रखना सबसे ज्यादा कोयला जो है ये बोला कि कोयला उत्पादन में राज्यवार घटनाक्रम है तो बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, और जब झारखंड बिहार में था तब के अनुसार ये बात किया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले बिहार, उसके बाद मध्य प्रदेश, तब पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ। तो याद रखना शिव समुद्र में। शिव समुद्र में भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र जो है आरंभ किया गया। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित स्रोतों में से किसमें भारत वर्ष में सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो याद रखना तापीय। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 352 नंबर प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। बताना है कि भारतीय राज्य में लौह अयस्क कहाँ पे उपलब्ध नहीं है? तो याद रखना पंजाब में भारतीय लौह अयस्क जो है उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से खनिज अयस्क निक्षेपों में से कौन सा दंडकारक प्रदेश में मिलता है? तो याद रखना बक्साइट। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि केगा है? तो याद रखना केगा जो है वह मंगलौर के निकट है और यहाँ पर न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। ठीक है, याद रखना मंगलौर के निकट है केगा और यहाँ पे न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग है और मुख्य रूप से
उपलब्ध है, तो याद रखना है चूना पत्थर। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र है, तो याद रखना है धरवार। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 10 उद्योग और व्यापार से जो भी बीपीएससी या बीपीएससी तैयारी में पूछा हुआ प्रश्न है वो उसको देखेंगे लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है, तो याद रखना है कोयम्बटूर। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत में सन 1885 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो याद रखना है रिसड़ा में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बोकारो और भिलाई लौह इस्पात परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया है, तो याद रखना है सोवियत संघ के सहायता से। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, सही है। यह वजन कम करने वाला उद्योग है, ये भी सही है। और महाराष्ट्र देश में चीनी सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि उड़ीसा में स्टील उत्पादक केंद्र है, तो याद रखना है उड़ीसा में स्टील उत्पादक केंद्र राउरकेला में है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि डॉट डॉट ने सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया गया है, बताना है कि किसने सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया हुआ है, तो याद रखना है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अखबारी कागज उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है, तो याद रखना है नेपानगर में। नेपानगर में अखबारी कागज उद्योग स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है, बताना है कि इसमें से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है, तो याद रखना है भीलवाड़ा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है भारत में स्थित समस्त तेल शोधन अधिक कारखानों में से कोई भी कारखाना इनमें से किस राज्य में नहीं है, तो याद रखना है आंध्र प्रदेश में नहीं है और विशाखापट्टनम में नहीं है। मतलब आंध्र प्रदेश में और विशाखापट्टनम में है, ठीक है, बाकी इन सब में नहीं है, तो इसका राइट आंसर जगह उपयुक्त में से एक से अधिक में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में इनमें से किस तेल शोधक कारखाने की स्थापना रोमानिया के सहयोग से किया गया है, तो गुवाहाटी का स्थापना जो है रोमानिया के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कहवा उत्पादन में आगे है, तो याद रखना कर्नाटक जो है वह कहवा उत्पादन में आगे है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में भिलाई इस्पात प्लांट अवस्थित है, तो याद रखना छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात प्लांट जो है स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाना कहाँ पे पाया जाता है, तो याद रखना तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र कारखाना जो है वह कोयम्बटूर में पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ स्थान दिया है और उद्योग दिया है, ठीक है, तो याद रखना है वाइवान उद्योग जो है बेंगलुरु में है और एल्युमिनियम का उद्योग कोरबा में है और लोहा इस्पात कहाँ है, तो जमशेदपुर, और तांबा जो है मलाज खंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है, तो याद रखना खेतरी में तांबा का उद्योग स्थापित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में से भारत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जो है वह कहाँ पे है, तो याद रखना मोकामा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र का मिल है, ठीक है, तो याद रखना सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है और रेलवे के बाद सबसे अधिक रोजगार जो है यहीं पे उपलब्ध है, ठीक है, तो याद रखना है सबसे अधिक काटान जो है कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जगह उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है, तो याद रखना टिस्को संयंत्र जो है वह टाटा नगर के नजदीक स्थित है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं, उद्योग में ऐसा अवस्थित स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है, तो याद रखना है गोवा एवं मध्य के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कुल उद्योग क्या है, बताना है कि भारत में कोर उद्योग क्या है, तो याद रखना विद्युत, कोयला और पेट्रोलियम ये सभी के सभी कोर उद्योग के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है। तो याद रखना है एल्युमिनियम उद्योग जो है वह मुरी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। याद रखना भद्रावती नदी पर भद्रावती इस्पात केंद्र जो है अवस्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कपास उद्योग जिन काचो मालों पर आश्रित है वह है। याद रखना कपास का उद्योग जो है वह भार सममूलक पर आधारित होता है, मतलब आश्रित रहता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन सा छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। तो याद रखना रांची, ठीक है, रांची जो है वह छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित उद्योगों में से किसे बोकारो में स्थापित किया गया है। बताना है कि इसमें से किस बोकारो में किसको स्थापित किया गया है। तो लौह एवं इस्पात कंपनी को स्थापित किया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 11 परिवहन से जो भी प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी या बीपीएससी पीआरई में या बीपीएससी के किसी भी एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे लोग। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो 9771116789 पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे कि रूपसी हवाई अड्डा जो है भारत के किस राज्य में है। तो याद रखना असम में है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा कौन सा है। तो याद रखना है कुशोक बकुला रिपोचे हवाई अड्डा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्रों से जुड़ा है। तो याद रखना है कोचीन। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत का प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो याद रखना है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से गुजरता है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे NH2 जो है डिगबोई असम से तुयांग मिजोरम तक जाता है, और NH3 जो है लेह लद्दाख से अटारी भारत पाकिस्तान की सीमा तक जाता है। NH4 जो है पोर्ट ब्लेयर से चिड़िया टापू के अंदमान निकोबार तक जाता है, और NH5 जो है फिरोज शाह, इसका राइट आंसर में से कोई नहीं। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई जो है कितना है। याद रखना 21.8 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिपब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमिसोल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया है। यह कथन कहाँ पे। तो याद रखना है गोवा के तट के बाहर है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले 1 नंबर पर हो जाएगा विशाखापट्टनम, 2 नंबर हो जाएगा काकीनाडा, और यहाँ पे 3 नंबर हो जाएगा मछलीपट्टनम, और 4 नंबर हो जाएगा नागपट्टिनम। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि मनाली से लेह तक बनी विश्व का सबसे ऊंचा सड़क की ऊंचाई स्थित है। तो याद रखना 4000 मीटर पर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुरंग और जुड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। याद रखना है जोजिला सुरंग जो है कारगिल और लेह के बीच में, यह बात गलत है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का साइज होता है। तो याद रखना है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का साइज जो है 1676 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। याद रखें NH48 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। उसके बाद प्रश्न है कि अटल सुरंग रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। तो याद रखना है 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना है। तो याद रखना चीनाब नदी पे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। याद रखना जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। तो याद रखना एनौर बंदरगाह जो है वह भारतीय
बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किए जाने वाला है? याद रखना महाराष्ट्र में। नेक्स्ट उसके बाद हमें यहाँ पे रेलवे क्षेत्र दिया है और उसका मुख्यालय दिया है, ठीक है। तो याद रखना पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ पे, हाजीपुर में, और दक्षिण मध्य का मुख्यालय सिकंदराबाद में, पश्चिम मध्य का रेलवे जबलपुर, और उत्तर मध्य का रेलवे मुख्यालय इलाहाबाद, और इसका नाम अब प्रयागराज हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाजीपुर किस रेलवे मंडल का मुख्यालय है? तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। और कोलकाता जो है पूर्व रेलवे का, और हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे का, गोरखपुर उत्तर पूर्व रेलवे का, और कोलकाता दक्षिण पूर्व रेलवे का। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित भारत के बड़े बंदरगाहों में से किसका नाम दीनदयाल पोर्ट के नाम पर फिर से रखा गया है? तो याद रखना है कांडला का नाम। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो जबलपुर से होकर गुजरता है, इसका संख्या क्या है? तो याद रखें NH7 जो है वह जबलपुर से होकर गुजरता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा बंदरगाह समुद्र से 128 किलोमीटर दूरी पर है? तो याद रखना कोलकाता जो है, कोलकाता बंदरगाह समुद्र से 128 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोड़ता है? याद रखना हल्दिया को इलाहाबाद से राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? याद रखना स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छापरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो याद रखना राष्ट्रीय राजमार्ग 85 जो है वह छापरा और गोपालगंज को जोड़ता है। याद रखना 85 छापरा और गोपालगंज को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है? तो याद रखना राष्ट्रीय राजमार्ग से भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर स्थित है? तो याद रखना बिहार में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न भारत का सबसे पहले रेलवे मार्ग तैयार हुआ था? तो याद रखना 1853 में भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। और याद रखना है कि 34 किलोमीटर चला हुआ था, ठीक है। और 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलवे बॉम्बे से थाने के बीच चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मर्मागांव पत्तन स्थित है? याद रखना मर्मागांव पत्तन कहाँ पे है? तो याद रखना गोवा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है? तो याद रखना बड़ी लाइन के दो पटरियों के बीच की दूरी जो है 5.5 फीट होता है। और छोटी लाइन जो है 0.762 मीटर यानी 0.61 मीटर के बीच होता है। और मीटर लाइन जो है 1 मीटर की दूरी पर होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रतिशत कितना है? तो याद रखना है 2%। उसके बाद हम लोग देखेंगे कृषि और पशुपालन से जो भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा या बीपीएससी तैयारी के द्वारा पूछा हुआ है उन सभी प्रश्नों को। तो सबसे पहले याद रखना है कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखना शहद और बागवानी से, ठीक है। स्वर्ण क्रांति शहद और बागवानी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूली किसका उदाहरण है? तो याद रखना है संशोधित जड़ का। याद रखना मूली जो है संशोधित जड़ का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा प्रदेश कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है? याद रखें डॉकन ट्रिप जो है वह कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में भूमि जोत के आकार सबसे कम पाए जाते हैं? तो याद रखना है बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है? तो सिंघाड़ा कमल मखाना यह सभी को उगाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाले चावल की फसल के स्थानीय नाम क्या है? याद रखना अमनसाली और अगहनी। याद रखना अमनसाली और अगहनी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हस्तांतरणीय कृषि का नाम क्या है? तो याद रखना इसे हम लोग बेबर दहिया और पेरू भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। और झूम खेती जो है उत्तर पूर्वी भारत में होता है, और वेबर और दहियार जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, दीपा जो है बस्तर जिला मध्य प्रदेश में होता है, पोरू जो है आंध्र प्रदेश में होता है।
नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मल्चिंग शब्द का व्याख्या करता है। क्या कहना, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना जो है मल्चिंग कहलाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किसकी खेती जायद के मौसम में किया जाता है। तो याद रखना है खरबूज, खीरा और तरबूज, इसका उपयोग जायद के मौसम में किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जल भराव की आवश्यकता किस फसल के लिए किया जाता है। याद रखना है धान और चावल के लिए जल भराव की आवश्यकता पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोडांगू डॉट डॉट के लिए मशहूर है। याद रखना कॉफी के लिए, ठीक है, कोडांगू जो है कॉफी के लिए मशहूर है। नेक्स्ट प्रश्न है लाख है। तो याद रखना लाख जो है वह कीट का एक शरीर अस्त्रावण है, ठीक है, लाख क्या है तो कीट का एक शरीर अस्त्रावण। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोमोलॉजी किसका अध्ययन है। याद रखना पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है। तो याद रखना 50% मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वह कृषि के लायक है। नेक्स्ट प्रश्न है बूढ़ी गंडक और कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसल है। तो याद रखना है चावल, गेहूं, मक्का, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 431 कि 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था। तो याद रखना है धान और चावल का। नेक्स्ट प्रश्न है कि काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काली मिट्टी के लिए हम लोग रेगुर मिट्टी रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं लोग, और काली कपास मिट्टी के नाम से भी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में कहवा उत्पादन में आगे है। तो याद रखें कहवा उत्पादन में कर्नाटक आगे है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है। याद रखना है कपास का। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है। याद रखना है खरगोश से अंगोरा ऊन निकाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है। तो याद रखना हलीकर जो है वह राजस्थान की नस्ल नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कॉफी उत्पादक क्षेत्र में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। याद रखना फुलमेज जो है वह कॉफी उत्पादक कर्नाटक में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ कौन बेमेल है। तो याद रखना है गिर जो है गुजरात में है और नागौरी राजस्थान में है और हॉलीकर जो है कर्नाटक में है, लेकिन थार पारकर जो है महाराष्ट्र में नहीं है। याद रखना है यह कहाँ पे है तो पाकिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न है कि दालों में कौन सा खरीफ फसल नहीं है। तो याद रखना मसूर जो है वह खरीफ फसल के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में मुक्ता मत्स्यिकी कहाँ पे होती है। तो याद रखना तूतीकोरिन में। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस निम्नलिखित में से किस राज्य में फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक होता है। तो याद रखना है बिहार में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है भारत में कपास उत्पादन में आगे है। तो याद रखना है कपास उत्पादन में गुजरात जो है आगे है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादित करने वाला राज्य है। तो याद रखना उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करता है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो का PDF चाहिए या ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का नोट चाहिए तो 9777116789 पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आपको सभी मतलब BPSC के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा।